नमस्कार मित्रों, फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आ गया हूँ। कैसे हैं आप सब? फिर आपके सामने लेकर आया हूँ CDS के PYQ, जो हम सुबह कंटिन्यू कर रहे थे। कुछ 20-30 सवाल बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। आ जाइए। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट साक्षर भारत स्कीम। देखिए, साक्षर भारत स्कीम के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो आपको अच्छा है। देख लीजिए, 11th 5 ईयर प्लान में आई थी ये स्कीम। अप्लाई टू वुमेन इन पर्टिकुलर इन डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए था। इन जनरल स्कीम इज इंश्योर्ड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, साक्षर भारत स्कीम किससे रिलेटेड है? अगर आपको पूछ दिया जाए तो ये लोकल सरकार से है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। और बाकी आप इसके बारे में देख लीजिए। मित्रों, ब्रिक्स समिट 2016 की पूछी गई है। आपको 2023 की याद करनी है। ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? कमेंट कीजिए प्लीज, कहाँ हुई थी। ये करंट अफेयर का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन सेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल सही उत्तर है। और द एग्जीक्यूटिव पावर सेल बी एक्सरसाइज बाई प्रेसिडेंट ओनली थ्रू ऑफिसर्स ऑर्डिनेट टू हिम। जी ना, ये गलत है उत्तर बिल्कुल। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ यूनियन सेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर बन जाएगा 1 and 3 ओनली। Which of the following statement regarding Article 21 of the Constitution is correct? Article 21 is violated when the under trial prisoners are detained under judicial custody for an indefinite period. जी हाँ, बिल्कुल सही है। Right to life is one of the basic human right and not even state has the authority to violate that right. जैसा कि आपको बताया, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर है, तो बिल्कुल ये सटीक उत्तर हो जाएगा 1 and 2। 3 स्टेटमेंट गलत है। अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ अ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। आप जाके देख लीजिए एक बार आर्टिकल 21 के अंदर कितने राइट्स दिए गए हैं। मित्रों, आपके सामने फिर सवाल आता है हमारे RTE के बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में। बताइए कौन सा कथन सही है। जी हाँ, तीनों के तीन बिल्कुल सही हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी 6 से लेकर 14 साल तक, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इम्पेरेटिव प्रोविजन राइट टू एजुकेशन 2009, दैट स्कूल। RTI 2005, RTE 2009 10 में हमारी अप्लाई हुई थी। यह बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। क्वालिटी एजुकेशन आएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्थिक कल्चरल बैकग्राउंड से हमारे किसी के भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर 97 क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। आप देख सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को बहुत अच्छी से तैयार करके जाइए। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन सेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज़। जी हाँ, माइनर कम्युनिटीज़ को छोड़कर, जैसे कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 आपको पता होगा माइनर कम्युनिटीज़ के लिए बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी सारे सही हैं, आप देख लीजिए अच्छी से। Which one of the following statement relating to protection against arrest and detention of individual under Article 22 is not correct? जी हाँ मित्रों, आर्टिकल 22 के अंदर इसमें कौन सा गलत है? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी सेल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक ऑफ सच अरेस्ट। जी दोस्तों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना पड़ता है 24 घंटे के भीतर पहुंचना पड़ता है, ना कि 1 हफ्ते के भीतर। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार जाके आर्टिकल 22 देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। कौन सा हमारा प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो हमारा प्रोटेक्ट होता है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका सटीक उत्तर होगा कॉपी राइट। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज नाउ यूज्ड बाय RBI के द्वारा हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को नापने के लिए
कौन सा टूल या कौन सा मेज़र करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए चीज़ें। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितनी कमोडिटीज़ हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरे को। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अंडर WTO regime इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अगर WTO का हमारा आया है तो WTO के बारे में पता होना चाहिए कि आपको WTO की स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, WTO की स्थापना 1995 में हुई। प्लीज़ कमेंट करके आप मेरे को बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का। और इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन। कोई भेदभाव नहीं है हमारी नेशंस के बीच में WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाइकली टू बी लिविड इन इंडिया इज़ नॉट अ। GST जो हमारा लिविड होता है भारत में, ये हमारा ग्रॉस वैल्यू टैक्स नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। पता होना चाहिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था उनको। द रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल ये CDS और CAPF वाले स्टूडेंट को बिल्कुल आना चाहिए कि कैप्टन की जो रैंक होती है भारतीय नेवी की वो इक्विवेलेंट होती है ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कौन सी सही है। इट हैज़ अ सेपरेट मेंटेनेंस कमांड हमारा होता है। CDS वाले बच्चे प्लीज़ देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है उनके लिए। मित्रों 106 क्वेश्चन आपके सामने आता है। द इंडियन नेवी, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। करंट के हम सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे जैसे मैंने आपको बताया। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है 108 की। ब्रेक्सिट जो है ये रेफर्स टू ग्रेट ब्रिटेन लीविंग। ब्रेक्सिट जो है हमारी ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है और ये लीव कर चुका है हमारी यूरोपियन यूनियन को, इसलिए आप ब्रेक्सिट को थोड़ा याद कर सकते हैं कभी फैक्ट के लिए रूप में। 2020 का समर ओलंपिक जैसा आपको पता है टोक्यो, हालांकि ये बाद में हुआ, तो आप वैसे याद रख सकते हैं या पूछा जाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे करंट अफेयर के हैं, इसमें नहीं कर सकते हम कुछ। जी हाँ दोस्तों, 113 तो क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इज नॉट करेक्ट। देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास जो था ये हमारे नागपुर में बनी थी। MC राजा एज इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन अटेंड बाई डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा भी इसको अटेंड किया गया था 1926 में, ये पता होना चाहिए। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे, MC राजा, ये पता होना चाहिए। नागपुर में हुआ था इसका पहला हमारा सेशन। अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था हमारे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस से एसोसिएशन से, फॉर्म्ड हिज ओन ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस इन 19, और उन्होंने खुद की अपनी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस बनाई थी 1930 में। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं कि अंबेडकर जी ने कब रिजाइन कर अपनी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस बनाई थी। 1930 में बनाई थी। आपको फैक्ट याद होने चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जस्टिस पार्टी इज नॉट करेक्ट। जस्टिस पार्टी जो थी उसमें से कौन सा गलत है कथन। It clamored for the same kind of separate communal representation for non-Brahmin as had been granted to Muslim by the Molle Minto reform. It was patronized mainly by richer land-owning and urban middle classes non-Brahmin. It succeeded in getting the provision for 28 reserved seats for non-Brahmin in Montagu Clamford reform. दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसने सपोर्ट नहीं करा था। सपोर्टेड द कॉल गिवन बाई कांग्रेस टू बाइकॉट इलेक्शन 1920। मित्रों बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है 115th वाला। द रौताड़ी एक्सपेरिमेंट इज लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया था। मित्रों ये बहुत कमों का आता होगा। अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है हमारा रौतारी एक्सपेरिमेंट शुरू करने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दिया जाता है, अलेक्जेंडर रीड को। ये बिल्कुल याद कर लीजिए।
प्लीज़ सीरियस स्टूडेंट जो हो कमेंट करके बताइए, महलवाड़ी सिस्टम, रवताड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किस किसने निकाले थे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे सही हैं। प्रियम्बल बाई इटसेल्फ इज़ नॉट इन्फोर्स बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं होता। प्रियम्बल हमारा सिर्फ एक प्रवेश द्वार है। प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश द प्रमोट। प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मित्रों 117th क्वेश्चन आपके सामने आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए सारे के सारे सही है, सी हमारा गलत है। एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज़ द राइट टू कंजर्व इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, बिल्कुल सही। सी वाला गलत है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लाया गया था डीपीएसपी। कमेंट करके बताइए कहाँ से लाया गया था, कहाँ से बोरो किया था भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी को। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड जिन्हें कहते हैं, वहाँ से हमारा कॉपी किया गया था। और आयरलैंड या इरिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डीपीएसपी पार्ट 4 में है संविधान के, इन्फोर्सेबल होता है, इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। अच्छा दोस्तों आप एक चीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए सीरियस स्टूडेंट, कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं जो हमारी इन्फोर्सेबल होती हैं हमारे कोर्ट के द्वारा, और कौन कौन सी नहीं। अगर कौन कौन सी होती हैं भी अगर आप बता दें तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा। डीपीएसपी नहीं होती, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई, हाँ स्टेट की ड्यूटी होती है डीपीएसपी को अप्लाई करना जब वो कानून बनाई राज्य के लिए। डीपीएसपी आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है। कैपिटलिस्ट शब्द जहाँ पर आ गया वो डीपीएसपी भी सीधे गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने 1946 में रखा था, वही बाद में जाकर डीपीएसपी बना। मित्रों ये भी याद रख लेना। अभी हाल ही एग्ज़ामों में पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी और उत्तर प्रदेश में भी कुछ सवालों का जिक्र आया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारत का होता कौन है, वो एक्ट किस और कहाँ का एक्ट करता है, ये भी आप बताइए। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं दोस्तों, इसमें नॉमिनेटेड भी हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, आप जाकर देख लीजिए एक बार, दोनों हाउस के नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही, सिंगल ट्रांसफर वोट। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स अफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको अभी भी ऊपर जिक्र किया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे सर हमारी क्या होते हैं, वो राज्यसभा के एक्स अफिशियो, काउंसिल ऑफ स्टेट को हमारा राज्यसभा कहा जाता है, एक्स अफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। लास्ट सवाल मेरे मित्रों आपके सामने आता है, बहुत शानदार सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर्स एंड डिसाइड इन कॉज ऑफ डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर नहीं संभलता तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इसको हमारा हक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू ऑल कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स।